नमस्कार, नया सवेरा के बेहद ही खास एपिसोड में आपका स्वागत है। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी गुम्बर। आंचल, सुप्रभात। शुक्रिया भावना। और नया सवेरा जो कि हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम 1 घंटे का पावर पैक शो है, यहाँ हम बात करते हैं उभरते हुए, आत्मनिर्भर होते हुए भारत की आर्थिक विकास की दिखाएंगे आपको झलक। बात होगी टेक टॉक और आपकी सेहत से जुड़ी हुई, साथ ही जानेंगे खेल जगत में क्या कुछ खास है। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियां यानी कि हेडलाइंस की तरफ। बिहार में महागठबंधन की कैसी होगी तस्वीर? आज पटना में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद साफ होगी स्थिति। एनडीए ने तेज किया प्रचार अभियान। दिल्ली में आज गृह मंत्रालय और लद्दाख के संगठनों की बैठक। लद्दाख के क्षेत्रीय मुद्दों पर होनी है बातचीत। छठ के लिए 12 लाख रेल कर्मचारी दिन रात काम में जुटे। 7,800 अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन। भीड़ पर निगरानी के लिए वॉर रूम एक्टिव। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया जमीनी स्तर पर आकलन। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका के व्हाइट हाउस में प्रज्वलित हुए दिवाली के दिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के लोगों को दी शुभकामनाएं। और मौसम की खबरों में केरल, तमिलनाडु समेत दक्षिण के कई राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट। पुडुचेरी और कराईकल में सभी स्कूल कॉलेज बंद। भावना, बात करते हैं सबसे पहले खबरों में बिहार के महागठबंधन को लेकर। लेकिन लगता है ये तस्वीर कैसी होने वाली है, इसको लेकर अभी भी ये बड़ा सवाल बरकरार है, क्योंकि बिहार के मतदाताओं के साथ साथ गठबंधन के जो नेता हैं और यहाँ तक कि जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें भी ये सवाल परेशान कर रहा है कि आखिरकार होने क्या वाला है। बिल्कुल आंचल, आपने सही कहा, लेकिन लगता आज ऐसा है कि इन सवालों के जवाब अब सभी को मिल जाएंगे। हालांकि देर जरूर हो चुकी है, लेकिन आपको बता दें कि आज पटना में महागठबंधन के नेताओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और इससे पहले कल कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा था कि कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो सकती है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भ्रम दूर हो जाएगा और महागठबंधन दमखम के साथ चुनाव में उतरेगा। वहीं बिहार में 6 और 11 नवंबर का दिन अहम है, क्योंकि यहाँ पर 2 चरणों में चुनाव होना है और बहुत कम दिन रह गए हैं। लेकिन मैदान में तेजस्वी दिखाई देते हैं और ना ही कांग्रेस का कोई बड़ा नेता। और आखिर कौन सा ऐसा पेच है जो कांग्रेस और आरजेडी मिलकर भी खोल नहीं पा रहे? अब आलम यह हो चुका है कि इंडी गठबंधन के सारे गणित बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। हैरानी इस बात पर है कि 243 सीटों पर 255 उम्मीदवार महागठबंधन के मैदान में हैं और 12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन चुकी है। आरजेडी में 143, कांग्रेस में 61, वाम दलों ने 33, वीआईपी ने 15 और आईआईपी ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कुछ जगहों पर नामांकन वापसी के बाद समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर 2020 की बात करें तो 143 सीटों पर आई थी आरजेडी। वहीं कांग्रेस ने क्योंकि पिछली बार अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, इसलिए उनको इतनी कम सीटें के हिसाब से उन्होंने अपने चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन अब बड़ी बात यहाँ पर यह है कि क्या अपने घटते हुए कद को कांग्रेस इस चुनाव से बड़ा कर पाएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं आपको बता दें, राजद नेता तेजस्वी यादव के हर घर में सरकारी नौकरी के वायदे पर जेडीयू ने निशाना साध दिया है। जेडीयू ने के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय झा ने कहा है कि तेजस्वी के इन वायदों का जनता पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि लोग जानते हैं कि वो सत्ता में आने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। इकोनॉमिस्ट और अर्थशास्त्री को देश में आप बुला लीजिए, उनसे समझिए इनके इस प्रॉमिस का क्या राज है। कुछ भी बोल सकते हैं अगर समझ हो कुछ चीज़ों का, क्योंकि आप पब्लिक में जाए, इसलिए पब्लिक भी उनको जानती है, उनके प्रोमिसेस को। आप बताइए कि कोई किसी से आप बात करके देखिए ना, आप एक घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे, जरा नंबर कहिए कैलकुलेट करके बताने के लिए ये कितना नंबर हुआ।
और क्या है, इसलिए वो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन उसका ट्रैक्शन नहीं है। उसका पब्लिक भी इनको इन सब बातों को जानती है, उसका कोई जानती है कि वो कुछ भी बोल करके सत्ता में आना चाहते हैं। और वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए मैदान में उतर गए। मंगलवार को मुजफ्फरपुर में उन्होंने एक ही दिन में 2 बड़ी चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने मन से अपने द्वारा किए गए 20 साल के जो काम है उन्हें लोगों को गिनाया। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार बिहार के विकास के लिए विशेष राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। और ये भी कहा कि इसके कारण हम लगातार बिहार का विकास कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार में अपराध, अपहरण और हत्याएं होती थी, लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है तब से बिहार में सिर्फ विकास का ही काम हो रहा है। उन्होंने विपक्ष पर वंशवाद की राजनीति का भी आरोप लगाया। उधर कर दिया था 1.5 महीना उन लोगों को। अब बाद में हम देखे गड़बड़ है, कुछ नहीं करता है, हम तो हटा दिए। और कभी नहीं, सब दिन के लिए हम लोगों का जिनके साथ शुरू से यही रहेगा। और आप जान रहे हैं यहाँ बिहार में काम हो रहा है और केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है, तो सब दिन के लिए ये सब सहयोग होगा। इसलिए आप याद रखिएगा, कोई दूसरा करता है। अब महिला को दिया था जी कोई, वो सब आज तक कभी महिला को किया था? हम लोग जो महिला के लिए किए, जो आपको बता रहे हैं, वो सब महिला कुछ किया था? और 7 साल में वो हट गया था तो अपना पत्नी को बनवा दिया था। कोई महिला को, जनरल महिला को कोई मतलब था? कभी कुछ नहीं था। सब अपने परिवार को सोचता। हम लोगों को देखे हैं कभी कोई परिवार का हम बात करते हैं कभी अपने परिवार का? हम तो सब जगह के लोगों के हित में काम करते हैं। और बिहार की बात और पूर्णिया का जिक्र ना ऐसा कैसे हो सकता है। और वहां के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि चुनाव के बाद जिसको मुख्यमंत्री बनाना है उसे बना ले। कांग्रेस तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है, यानी कि कांग्रेस से तो कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, ऐसा उनका कहना है। बनेगा तो आरजेडी या किसी और से, और ये चुनाव के बाद हमारे नेता और गठबंधन के नेता तय कर लेंगे। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री तय करने का आखिर मतलब ही क्या है, उनका कहना है। राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे तो हम इंडी गठबंधन की सरकार बना पाएंगे। आइए आपको सुनवाते हैं। चुनाव के बाद जिनको मुख्यमंत्री बनाना हो वो आप लोग बना लें, और कांग्रेस को मुख्यमंत्री तो बनना नहीं है, तो बनेंगे तो कोई आरजेडी से ही। वो तय तो हमारे नेता और गठबंधन के नेता चुनाव के बाद कर लेंगे। चुनाव के पहले का क्या मतलब है भाई, अभी मुख्यमंत्री का। दूसरी तरफ बिहार की जनता राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती है। बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में। राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे तो हम इंडिया गठबंधन की सरकार बना पाएंगे। तो राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री आरजेडी का होगा, ये कहना है पप्पू यादव का। और इस समय हमारे संवाददाता पटना से मधुरेश नारायण जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा मधुरेश का रुख करेंगे। मधुरेश, आज महागठबंधन में सीट बंटवारे का खुलासा क्या हो जाएगा? क्या आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाले दूसरे चरण के जो नामांकन है उसकी अंतिम तिथि के बाद तक जो सीट बंटवारे का जो गणित है वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है? देखिए, महागठबंधन की तरफ से अभी तक कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जो पार्टियां हैं महागठबंधन में शामिल, उनके उम्मीदवारों को अगर जोड़ करके देखें तो 254 के आसपास कैंडिडेट्स ने नामांकन किया है जो महागठबंधन के साथी हैं उनके, उन्होंने। और जो सीट है वो 243 है। ऐसे में हम देख सकते हैं कि कई सीट ऐसी है जहां पर पार्टी जो है, महागठबंधन की जो पार्टियां हैं वो आमने सामने हो रही हैं, जिसको फ्रेंडली फाइट कहा जा रहा है। लेकिन अब अशोक गहलोत की एंट्री इस पूरे मामले में हो चुकी है, और अशोक गहलोत जो है वो ये इस पूरे मामले को लेकर के अब डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं। और बताया जा रहा है कि दूसरे चरण में चूंकि नामांकन वापस लेने की जो आखिरी तारीख है वो कल तक है, तो बताया जा रहा है कि आज का जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है और वो मान मनोबल का दौर चलने वाला है। और बताया जा रहा है कि जहां 2 कैंडिडेट खड़े हैं महागठबंधन के, वहां एक
को मना करके बिठाया जा सकता है या उनकी नाम वापसी करवाई जा सकती है। तो ओवरऑल में अभी जो महागठबंधन का फोकस है वो सबसे पहले डैमेज कंट्रोल का है और यही कारण शायद है कि अभी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगर एनडीए की तरफ से देखें तो उन्होंने अपनी चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत कल मुजफ्फरपुर से कर दी, लेकिन तेजस्वी जी। यादव अभी भी कहीं ग्राउंड पे दिख नहीं रहे हैं। नहीं कांग्रेस का कोई बड़ा नेता अभी तक ग्राउंड पे नजर आ रहा है, कहीं भी चुनाव प्रचार की शुरुआत नहीं हुई है। जबकि कहा जा रहा था कि शायद दिवाली है इसलिए अभी चुनाव प्रचार शुरू नहीं किया है पॉलिटिकल पार्टीज ने, लेकिन दिवाली खत्म हुए भी आज 2 दिन हो गए, लेकिन अभी तक किसी बड़े नेता के बिहार में रैली या बड़े नेता के किसी तरह के चुनाव अभियान की महागठबंधन के जो हो उनकी शुरुआत होने की अभी तक संभावना या जानकारी अभी तक नहीं मिली। जी मधुरेश, वो कहते हैं ना कि आइए थोड़ी बात करें, चलो एक मुलाकात कर लेते हैं। क्या लगता है कि आज जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें स्टेज शेयर करते हुए नजर आएंगे तेजस्वी और राहुल गांधी? और दूसरा अहम सवाल ये कि आरजेडी और कांग्रेस में लगभग संवाद का जो प्रक्रिया है वो लगभग खत्म सी नजर आ रही है। संवाद का जो दौर है वो तो शीट शेयरिंग के पहले कर लेना चाहिए था। मतलब इस मामले में तो कहीं ना कहीं जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं कि इस मामले में कहीं ना कहीं जो महागठबंधन है वो एनडीए से एक कदम अभी पीछे चल रही है, क्योंकि संवाद का दौर सीट शेयरिंग के फॉर्मूला तय करने से पहले ही किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जरा गंगा उल्टी बहती हुई दिख रही है। अब इसको बातचीत नहीं, इसको डैमेज कंट्रोल कहना मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अब महागठबंधन के जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, इनके ऊपर में अब जिम्मेदारी है कि किस तरह से ये जो फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन रही है कई सीटों पर, उसको किस तरीके से खत्म किया जाए, किस तरीके से वहां की जनता को जवाब दिया जाए कि क्यों महागठबंधन में होने के बावजूद दोनों पार्टियों के जो नेता है वो उन्होंने नामांकन किया, क्यों वो वहां पे खड़े हैं। तो ये जो पूरी रणनीति है ये बनाने के काम में अभी जुटे हुए महागठबंधन के जो बड़े नेता हैं वो दिख रहे हैं। और बताया जा रहा है कि आज सुबह 11 बजे के बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है। हालांकि अभी जो समय है जी। वो टेंटेटिव है, अभी मतलब ये समय आगे पीछे भी हो सकती है। तो जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो कहा जा रहा है कि जो स्थिति है वो साफ कर दी जाएगी कि जो फ्रेंडली फाइट वाली सीट है उसको देखना होगा कि उसको लेकर के महागठबंधन क्या कहती है, क्या जवाब देती है, क्या जो लेकिन कैंडिडेट मधुरेश, क्योंकि कई सीट्स ऐसी हैं, क्योंकि हम लगातार फ्रेंडली फाइट्स का जिक्र कर रहे हैं और खास तौर पर इंडी गठबंधन में जहां आरजेडी ने कहीं कहीं किन सीटों पर उम्मीदवार उतारे, वहीं पर दूसरी जो उसकी सहयोगी पार्टियां हैं उन्होंने भी अपने उम्मीदवार उतारे। इस तरह की कश्मकश में मतदाता कितना कंफ्यूज होता है और चुनाव पर कितना असर पड़ता है? इसका असर तो मतदाताओं पे पड़ेगा ही, मतदाताओं पे भी पड़ेगा, इसके साथ ही जो ग्राउंड लेवल कार्यकर्ता है उनके ऊपर में भी पड़ता हुआ दिखेगा। क्योंकि जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो ग्राउंड लेवल कार्यकर्ता है उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जा रहा है। मतदाताओं को वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि क्या कारण है कि इस तरह की स्थिति बन गई, क्यों वो आपस में समन्वय नहीं बना पाए। और यही ये जो फ्रेंडली फाइट वाली स्थिति है इसने महागठबंधन को इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। महागठबंधन मतलब एनडीए को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। एनडीए का कहना है कि जो आपस में समन्वय नहीं बैठा पा रहे हैं, जो आपस में स्थिर नहीं है, कल की डेट में अगर वो सरकार बनाते हैं तो किस तरीके से स्थिर सरकार बना पाएंगे। अगर सरकार स्थिर नहीं होगी तो इसमें जनता की जी भलाई कैसे मधुरेश, तो होगी। महागठबंधन के पास ना ही मुख्यमंत्री का चेहरा है, ना ही अभी तक सीट बंटवारे का गणित साफ हुआ है। हालांकि गठबंधन के जो घटक दल हैं उन्होंने अपने उम्मीदवार जरूर उतार दिए, लेकिन अगर चुनावी मैदान की बात की जाए तो अभी भी कोई भी स्टार प्रचारक यहाँ चुनावी मैदान में नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में एनडीए यहाँ फायदा उठाती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। फिलहाल मधुरेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। बिहार का चुनाव इस बार बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं रोमांचक होने वाला है, क्योंकि जहां पर पॉलिटिकल करियर की अगर बात की जाए तो तेजस्वी के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है। वहीं जन स्वराज के उतरने से क्या सीटें कटेंगी और वीआईपी जो कि पहले एनडीए का घटक दल थी और अब उसने ट्रांसफर लिया सीधा इंडी गठबंधन में, तो कितना नुकसान या फायदा होता हुआ दिखाई देगा, ये हम देखेंगे इस बार के चुनावी गणित में। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आकर बात करेंगे कि छठ को लेकर रेलवे की क्या तैयारियां हैं। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना,
कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका स्वागत। आइए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब छठ महापर्व की। जी हाँ, दिवाली का खुमार देश भर में चढ़ा हुआ है और अब छठ महापर्व भी आने वाला है। जाहिर तौर पर बिहार में छठ का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। लोग इस वक्त अपने अपने घर लौटते हैं और ऐसे में रेल यात्रियों के लिए भी जो सुविधाएं हैं उसको बढ़ा दिया जाता है। अंचल, बिल्कुल, और भारतीय रेलवे की व्यापक तैयारी है क्योंकि देश भर में जो 12 लाख रेल कर्मचारी हैं वो दिन रात आपके लिए काम करें ताकि ये सुनिश्चित हो पाए कि यात्री सुरक्षित और समय पर छठ से पहले अपने घर पहुंचे। रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ खुद रेल मंत्री इंतजामों का जायजा ले रहे हैं। रेल मंत्री व्यवस्थाओं की जांच के लिए दीपावली की रात आनंद विहार टर्मिनल पहुंचे, जहां उन्होंने नई दिल्ली कल रेलवे स्टेशन पहुंचकर खुद यात्रियों से भी बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। भारतीय रेल त्योहारी सीजन के दौरान 12,011 विशेष ट्रेनें चला रहा है ताकि यात्रा मांग में तेज वृद्धि को पूरा किया जा सके। पिछले 20 दिनों में 4,211 विशेष ट्रेनों ने 1 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को सेवा प्रदान की है। त्योहारों की भीड़ को कम करने के लिए 7,800 और ट्रेनें चलाए जाने की योजना है। त्योहारों की भीड़ के दौरान समर्पित होल्डिंग एरिया के अलावा यात्रियों के लिए MUTS सहित अतिरिक्त टिकट काउंटर, पेयजल सुविधाएं और स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं। अनारक्षित डिब्बों में भी आरामदायक यात्रा मुहैया कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। देश भर के बड़े रेलवे स्टेशनों में भीड़ नियंत्रण के लिए पुख्ता तैयारी की गई है। नई दिल्ली में नियंत्रण कक्ष बनाया गया है तो जयपुर में MUTS से सीधे टिकट जारी किए जा रहे हैं। उधना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के बीच 5,000 पैकेज्ड पेयजल बोतल बांटी गई तो तंजावुर जंक्शन पर यात्री स्वच्छ सुविधाओं के साथ वातानुकूलित विश्राम कक्षों का लाभ उठा रहे हैं। रेल मंत्री ने कहा कि केवल दिल्ली क्षेत्र से ही प्रतिदिन औसतन 4.25 लाख यात्रियों को सुविधा दी जा रही है। रेल भवन और सभी जोन और मंडलों में समर्पित वार रूम बनाए गए हैं जो सुचारू प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने यात्रियों से बातचीत कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने प्राथमिक चिकित्सा कक्ष का भी दौरा किया और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों से बातचीत की। कई पैसेंजर्स को पूछा है, उन सब ने व्यवस्था के ऊपर अच्छा सेटिस्फेक्शन व्यक्त किया है और किसी एक बहन ने तो कहा था कि 14 वर्षों से वो अपने यही दिवाली छठ पे काम जाती है, लेकिन इस साल का उनको सबसे अच्छा लगा। मेहनत कर रही है पूरी टीम और करीब करीब अब तक स्पेशल्स में 1 करोड़ से ज़्यादा पैसेंजर्स जा चुके हैं। प्लस ये जो दिल्ली एरिया है, केवल दिल्ली एरिया में ऑन एन एवरेज डेली 4.25 लाख लोग जा रहे हैं। यात्रियों ने भी इस वर्ष की बेहतर व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। कई यात्रियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि इस बार व्यवस्थाएं पहले से कहीं बेहतर थीं और पूरी यात्रा सुगम और आरामदायक रही। प्रयागराज, वलसाड़, विशाखापट्टनम और संबलपुर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों ने भारतीय रेल द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया तथा अनारक्षित डिब्बों में भी बेहतर सुविधाओं और प्रबंधन की सराहना की। आराम से अंदर आप आए। बिहार में कहाँ? पटना जा रहे हैं। छठ की पूजा, वहाँ छठ मैया की व्यवस्था कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। बाहर से अंदर आने में दिक्कत हुई? होल्डिंग एरिया सारा देखा आपने, कैसा है? अच्छा है। अंदर कितना समय लगा अंदर आने में? हमें मुश्किल से 10 मिनट। भीड़ भाड़ तो पिछले 2 साल पहले जब गाँव गए थे, जा रहे थे तो ट्रेन में चढ़े हम दोनों आदमी के। ये बोले अब गाँव नहीं जाना है, कान पकड़ते तो अब से गाँव नहीं जाएंगे। लेकिन इस बार की व्यवस्था बहुत अच्छी। और देखिए पूरा प्रयास है। हाँ, RSC में आप लोग भी बहुत खुश हैं।
कुछ सोशल मीडिया हैंडल यात्रियों में अनावश्यक दहशत पैदा करने के लिए भीड़भाड़ और यात्रियों की असुविधा को दर्शाने वाली पुरानी तस्वीरें और वीडियो प्रसारित कर रहे हैं। रेलवे ने पिछले 5 दिनों में ऐसे 40 से अधिक भ्रामक मामलों की पहचान कर उन्हें चिन्हित किया है। भ्रामक सूचना फैलाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। ब्यूरो इनपुट के साथ निशांत राय और राजेश राज की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो छठ पर्व के लिए रेल मंत्रालय पूरी तरीके से इस समय तैयार नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत ट्रेन की बोगियों का निरीक्षण उन्होंने किया और यात्रियों से बातचीत भी की है। इस दौरान हमारे सहयोगी राजेश राज ने रेल मंत्री से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। जिस तरीके से अमृत भारत ट्रेन ने एक उम्मीद की किरण जगाई, पहले गरीबों के लिए सामान्य बोगियों में धक्के खाने के सिवा कोई उपाय नहीं था, लेकिन अब अमृत भारत की परिकल्पना से आराम से मुसाफिर बैठे हैं और वो सफ़र कर रहे हैं। कितनी तैयारियों से आप संतुष्ट हैं? दीपावली और छठ बहुत बड़े महापर्व हैं, मैसिव मूवमेंट होता है देश भर से और प्रयास पूरे किए गए हैं। करीब करीब हर बड़े स्टेशन पे एक अच्छा वेटिंग एरिया बनाया है, होल्डिंग एरिया बनाया है, जिससे पैसेंजर्स आके वहाँ पे रुक सके, वहीं पे टिकट खरीद सके। टॉयलेट्स की व्यवस्था की गई है और फर्स्ट एड की व्यवस्था की गई है। कई पैसेंजर्स से मैंने आज फीडबैक लिया है। आप बताएंगे किस तरह की व्यवस्था है? कैसी व्यवस्था? व्यवस्था तो बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी है। यहाँ तक कि RPF का भी मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और दिल्ली पुलिस का भी और रेल मंत्री का भी मतलब तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, आज मोदी सर का बहुत बड़ा हमारा इनका भाई नाम घर पे नाम लिया था कि हमारा रेल मंत्री पहला बार ऐसा बना है इंडिया का और मोदी जी बने हैं कि इतना व्यवस्था कर दी है। सर क्या लगता है, क्राउड मैनेजमेंट करना रेलवे के लिए चुनौती रही है, लेकिन जिस तरीके से बैरिकेटिंग प्लेटफॉर्म पर सीधा 16 नंबर प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना, लगता है कि भारतीय रेल पहले के मुकाबले बहुत समृद्ध हुई है। प्रयास पूरे हैं, बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है लेकिन प्रयास पूरे किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इन चीज़ों का रिव्यू करते हैं, फॉलोअप करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं कि किस तरह से पैसेंजर्स की लाइफ में जितना हो सके हमें मेहनत करनी है। देखिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने ये मुसाफिर उनकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार आप आना, क्योंकि छठ भी है और बिहार में जो इन्होंने काम किए हैं इसके लिए भी रेल मंत्री की जोरदार सराहना तालियां बजाकर की जा रही है। ये सबसे काबिल तारीफ है। कैमरामैन जगमोहन के साथ राजेश राज, DD न्यूज, दिल्ली। और हमारे संवाददाता निशांत राय जो है वो इस वक्त आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। निशांत, छठ पर घर जाने के लिए जिस तरह से रेलवे की व्यापक तैयारी है, वहां पर जो यात्री हैं उनका क्या कहना है कि किस तरह से छठ का आशीर्वाद लेने के लिए जब वो पहुंचना चाहते हैं तो रेलवे की तैयारी को लेकर वो खुश हैं? देखिए, बिल्कुल हमारी कुछ यात्रियों से बात हुई, उनका कहना है कि जो इंतज़ाम है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है और मैं खुद होल्डिंग एरिया में मौजूद हूँ और आपको एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि इंतज़ाम कैसे हैं। सबसे पहले आप मेरे पीछे देखिए, ये एक छोटा होल्डिंग एरिया यहाँ पर बनाया गया है यात्रियों के विश्राम के लिए, जहाँ पर यात्री विश्राम कर सकते हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि एक महिला एक बोर्ड पर कुछ लिखते हुए नजर आ रही है। ये मैनुअल जो इंफॉर्मेशन है वो देने की तैयारी है। वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भी लगाए गए हैं ताकि इंफॉर्मेशन दी जा सके। मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि एक बार कैमरा पूरा घुमाकर दिखाएं कि जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है उन पर कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म नंबर पे आएगी, कब जाएगी, उसकी भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। इसके अलावा चार्जिंग पॉइंट जो है वो अलग अलग होल्डिंग एरिया में अलग अलग जगह बनाए गए हैं, जिसका यात्री लाभ भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि चार्जिंग पॉइंट और तमाम यात्री बैठे हुए हैं, लाभ ले रहे हैं। और ये आनंद विहार रेलवे स्टेशन की बाहर की स्थिति है, मतलब आप समझ सकते हैं कि होल्डिंग एरिया में रेलवे के द्वारा लगातार जो पैसेंजर हैं जो वेट कर रहे हैं उनको ये सुविधाएं दी जा रही हैं। साफ सफाई आप देख सकते हैं, पहले बात की जाती थी कि ट्रेनों में जाने से पहले लोगों को गंदगी का सामना करना पड़ता था, लेकिन आपको स्टेशन पर पूरी तरीके से साफ सफाई नजर आएगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात होती है टिकट
के खासकर जो अनारक्षित टिकट है उसके लिए एक लंबी लाइनें लगा करती थी एक जगह पर, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे टिकट काउंटर्स बनाए गए हैं। लोग स्टेशन के बाहर से ही टिकट खरीद सकते हैं ताकि उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, अंदर भीड़ भाड़ ज्यादा ना हो। और ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप देख सकते हैं कि बाहर भी लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं। साथ ही पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, शौचालय की व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस बार रेलवे पूरी तैयारी के साथ त्योहारों में आई है और यात्रियों को जितनी सुविधा हो सकती है उतनी दी जा रही है और यात्री इससे पूरी तरीके से जो है खुश नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि रेलवे ने जो एक बड़ा परिवर्तन किया है, खासकर तमाम देश के जो बड़े स्टेशन थे वहां पर कुछ इसी तरीके की स्थिति है। लोगों को कोई दिक्कत ना हो, छठ महापर्व मनाने के लिए खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल और आसाम तक लोग जाते हैं और उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसकी तैयारी पूरी तरीके से नजर आ रही है। अब लगभग अब तक प्रतिदिन 4,25,000 यात्री औसतन सफर कर रहे हैं भारतीय रेलवे से। पिछले 20 दिनों में 1 करोड़ से ज्यादा यात्री सफर कर चुके हैं। आने वाले समय में 7,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी और रेलवे 2 नवंबर तक पूरी तरीके से तत्पर है लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए। फिर वापस उनको जहां पर काम करना होता है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो या अन्य मेट्रो सिटीज हो, वहां तक वापस पहुंचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आ रही है। इसके साथ निशांत, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि जब रेलवे पूरी तरीके से यहाँ तैयार नजर आ रहा है और कोई कमी ना रह जाए, इसकी भी भरपूर तैयारी की गई है, ऐसे में कितनी विशेष ट्रेनें यहाँ से चलाई जा रही हैं? अगर दिल्ली की बात की जाए या भारत के अलग अलग हिस्सों से बात की जाए, और फिर जब छठ पे वो पहुँच जाते हैं उसके बाद वापस अपने गंतव्य पर आने का भी इंतजार रहता है, तो कितनी विशेष ट्रेनें हैं जो इस समय चलाई जा रही हैं? देखिए, अगर अभी तक की बात करें तो पूरे देश भर में 4,000 से ज़्यादा विशेष ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं। 7,000 ट्रेनें और चलाई जानी हैं जो कि यहाँ से जाने और वहाँ से आने, लगभग 12,000 के आसपास ये ट्रेनें चलाई जाएंगी। मैं अगर नॉर्दर्न रेलवे की बात करूँ, दिल्ली की बात करूँ, आनंद विहार की बात करूँ या फिर नॉर्दर्न रेलवे के बाकी स्टेशन की बात करूँ तो यहाँ 4700 से ज़्यादा विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी और अगर डिमांड बढ़ती है तो ट्रेनों की संख्या में और इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों में भी लगभग 7,000 के आसपास ट्रेनें चलाई जा रही हैं। खासकर अगर मुंबई की बात की जाए, पुणे की बात की जाए, नागपुर की बात की जाए, जो वो तमाम इलाके जहां पर बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय रहते हैं, बिहार के लोग रहते हैं, झारखंड के लोग रहते हैं, तमाम जगहों को चिन्हित करके रेलवे ने पूरी तरीके से तैयारी की है। चाहे गुजरात की बात की जाए तो ये कहा जा सकता है कि विशेष ट्रेनें तो चलाई जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात इस बार अगर हम देखें भावना, तो इस एक चीज साफ नजर आती है कि रेल मंत्री खुद रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं और कल भी वो देर रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। इससे पहले वो आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे आए, इससे पहले वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंचे। इसके अलावा वॉर रूम में वो लगातार रेल भवन में नजर बनाए हुए रखे हैं। तो आप कह सकते हैं कि जब नेतृत्व पूरी तरीके से संकल्प के साथ लोगों की सेवा कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि अधिकारी भी उसी श्रेणी में नजर आ रहे हैं। चाहे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन की बात की जाए या अन्य बड़े अधिकारियों की बात की जाए, सभी लगातार रेलवे स्टेशन के दौरे कर रहे हैं और यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो ये सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जो तमाम जोन्स हैं कई, उसमें वॉर रूम्स भी बनाए गए हैं निशांत, तो उन वॉर रूम्स में किस तरह त्वरित कार्रवाई हो रही है और किस तरह की आधुनिक सुविधाओं से लैस किए गए हैं ये वॉर रूम्स? देखिए, वॉर रूम की अगर बात की जाए तो लगभग हर बड़े रेलवे स्टेशन पर एक मिनी वॉर रूम बनाया गया है। इसके अलावा रेल भवन की बात की जाए तो वहां पर एक बड़ा वॉर रूम बनाया गया है। सभी वॉर रूम एक दूसरे से कनेक्ट हैं। हर रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, एआई तकनीक के कैमरों का इस्तेमाल किया गया है और साथ में जब भी कोई ऐसी परेशानी या भीड़ बढ़ती हुई दिखती है तो त्वरित उस पर कार्रवाई के लिए जो संबंधित अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए जाते हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी अनहोनी ना हो और लोगों को आसानी से उनकी ट्रेन मिल सके और उन ट्रेनों के माध्यम से वो गंतव्य स्थान तक जा सके। सबसे बड़ी बात होती है इस पूरे घटनाक्रम में हम देखें जो अनारक्षित टिकट वाले यात्री हैं उनको दिक्कतें होती हैं और रेलवे इस बात को अच्छी तरीके से समझता है कि भारत में अगर यात्रा का सबसे सस्ता साधन है तो भारतीय रेलवे है। इसलिए बड़ी संख्या में जो अनारक्षित टिकट वाले लोग हैं उनके लिए जनरल ट्रेनों की बोगियां जो है वो बढ़ाई गई हैं, जनरल ट्रेन बढ़ाई गई हैं और
ये कहा जा सकता है कि जो ट्रेनें चल रही हैं उनमें भी बोगियों की संख्या बढ़ाई गई है। तो कुल मिलाकर कोशिश यही की जा रही है कि सभी यात्री सकुशल आराम से अपने गंतव्य स्थान तक जा सके। बिल्कुल पूरी तैयारियां इस समय रेलवे करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जब आपने तैयारियों का जायजा लिया है निशांत, इसके साथ स्वास्थ्य से जुड़ी जो सुविधाएं हैं वो किस तरीके से व्यापक तौर पर यात्रियों को मिले, वो कैसे सुनिश्चित की जा रही है? देखिए मैं आपको दिखलाना चाहूँगा कि जो होल्डिंग एरिया है यहाँ पर भी पीछे की तरफ आप अगर मेरे पीछे देख रहे होंगे तो वहाँ पर जो है एक डॉक्टर भी बैठते हैं और कुछ जगह चिकित्सालय भी एक तरीके से बनाए गए हैं ताकि अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो वो दिखाया जा सके। एम्बुलेंस की तैनाती रेलवे स्टेशन के गेट पर, कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि एक बार अगर जूम कर सकें, जूम करके दिखाएं कि ठीक जब आप आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर आनंद विहार टर्मिनल में अंदर एंट्री करेंगे तो बाहर 2 एम्बुलेंस लगाई गई हैं जो कि इमरजेंसी में किसी भी यात्री को अस्पताल पहुंचाने का काम करेंगी। तो और ये केवल आनंद विहार पे नहीं, नई दिल्ली पर भी आपको ऐसा मिलेगा, पुरानी दिल्ली पर भी आपको ऐसा मिलेगा, या बाकी जो बड़े स्टेशन हैं उन पर इस तरीके की तैयारी है कि किसी भी आपातकाल सेवा, खासकर स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात की जाए तो उसके लिए भी रेलवे जो है पूरी तरीके से तत्पर नजर आ रही है। बिल्कुल, और यहाँ पर इन यात्रियों की सुखद तस्वीरें देखकर ये साफ समझ में आता है कि किस तरह की जो तैयारी है, खास तौर पर जो छठ स्पेशल्स चलाई गई हैं, वो उम्मीद यही जताई जा रही कि सभी छठी मैया के दर्शन करने के लिए समय पर घर पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत आपका इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाएं खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं लद्दाख के मुद्दों से जुड़ी हुई खबर के साथ, क्योंकि आज दिल्ली में इस मुद्दे से जुड़ी एक बड़ी बैठक होने वाली है और ये बैठक गृह मंत्रालय और लद्दाख के संगठनों के बीच होगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में लद्दाख के क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। बैठक में ले एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस हिस्सा लेंगे। इसमें दोनों संगठनों के 3 प्रतिनिधि शामिल होंगे। गृह मंत्रालय के साथ बैठक करने के लिए ले एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता पहले ही दिल्ली पहुंच गए। और अब खबर तमिलनाडु से जुड़ी हुई है। तमिलनाडु के डिप्टी CM उदयनिधि स्टालिन एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। दिवाली के मौके पर दिए गए उनके संदेश ने सियासी माहौल को अब गर्म कर दिया है। उदयनिधि ने अपने बयान में कहा कि वे दिवाली की शुभकामनाएं केवल उन्हीं लोगों को देते हैं जिन्हें इसमें आस्था है। और अब उनके इस बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने स्टालिन के बयान को एंटी हिंदू बताते हुए इसे भेदभावपूर्ण बताया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि उदयनिधि लगातार सनातन धर्म और हिंदू आस्था का मजाक उड़ाते रहे हैं और ये बयान उसी सोच का प्रतिबिंब है। बीजेपी प्रवक्ता ANS प्रसाद ने DMK को एंटी हिंदू पार्टी करार देते हुए कहा कि ये बात सबको पता है कि DMK एंटी हिंदू पार्टी है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान में साफ लिखा है कि सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार है। फिर भी DMK शासन में हिंदू त्योहारों पर बधाई देने की बुनियादी विनम्रता भी नहीं है। वो लोग हिंदू धर्म के खिलाफ लगातार कटुता फैलाने का विकल्प चुनते हैं। अहम बात है कि स्टालिन के इस बयान पर पूर्व राज्यपाल भी भड़की। पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ बीजेपी नेता तिमसाई सौंदरराजन ने भी उदयनिधि के इस बयान की सख्त आलोचना की। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और DMK पार्टी प्रमुख MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने एक कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि जब मैं मंच पर पहुंचूंगा तो कई लोगों ने मुझे गुलदस्ते और किताबें दी। कई लोगों को समझ नहीं आया कि मुझसे क्या कहें। कुछ लोग सोच रहे थे कि मुझे दिवाली की बधाई दे या नहीं, क्या होगा अगर मैं नाराज हो गया। हालांकि जिन लोगों की इसमें आस्था है उन्हें मैं दिवाली की मुबारकबाद देता हूं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब
उदयनिधि स्टालिन ने ऐसे बयान दिया हो। उदयनिधि पहले भी कई बार हिंदू धर्म पर विवादित बयान दे चुके हैं। और अब बात गोवर्धन पूजा की। देश भर में आज गोवर्धन पूजा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारा इंद्रदेव के अहंकार को शांत करने के प्रतीक के रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। श्रद्धालु गायों की सेवा करते हैं, साथ ही गोवर्धन पर्वत का प्रतीकात्मक रूप बनाकर उसकी परिक्रमा करते हैं। मंदिरों में भव्य रूप से पूजा अर्चना की जाती है। वहीं बात करें मथुरा और वृंदावन की, तो यहाँ विशेष रौनक इस दिन दिखाई देती है। खबर राजस्थान से, जहां सबसे बड़ा त्योहार अजमेर में लगने वाला है प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला, जिसकी शुरुआत हो रही है। ये 7 नवंबर तक चलेगा। मेले में विदेशी देशी पर्यटक शामिल होंगे। मेले के 3 चरणों में पशु मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक मेला शामिल हैं। मेले की तैयारी के लिए पशुपालकों, विशेषकर ऊंट पालकों ने पहले से ही पुष्कर के रेतीले धोरों में डेरा डालना भी शुरू कर दिया है। अश्व पालकों के लिए अस्थायी और स्थायी अस्तबल बनाए गए हैं। ऊंट और घोड़े अपने करतब दिखाएंगे, जिसमें सीमा सुरक्षा बल के जवान भी शामिल होंगे। मेले में मिस्टर और मिस राजस्थान प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा। सुरक्षा के लिए 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पुष्कर सरोवर के घाटों पर गोताखोर भी मौजूद रहेंगे। वरिष्ठ बीजेपी नेता और केंद्र में मंत्री अमित शाह का आज जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह के स्वस्थ जीवन की कामना की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जनसेवा के प्रति उनके समर्पण और परिश्रमी स्वभाव के लिए वो सर्वत्र प्रशंसित है। उन्होंने भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और प्रत्येक भारतीय की सुरक्षा और सम्मानपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए सराहनीय प्रयास किए। आइए मौसम की जानकारी आपको दे देते हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पुदुचेरी और कराईकल में तो आज स्कूल कॉलेज भी बंद रखे गए हैं। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी भारी वर्षा का अनुमान जताया। मौसम विभाग ने कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, माहे, लक्षद्वीप, तेलंगाना में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 19 और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है। ऑस्ट्रा हिंद 2025 का ये सैन्य अभ्यास 2022 में शुरू हुआ। ऑस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास का ये 4था संस्करण पर्थ में चल रहा है। इस साल के अभ्यास का मुख्य फोकस शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयारी करना है, जिसमें वर्तमान सुरक्षा हालातों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 13 अक्टूबर से चल रहा ये सैन्य अभ्यास 26 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभ्यास में भारतीय सेना के 120 जवानों और अधिकारियों की टुकड़ी भाग ले रही है, जिसकी अगुवाई गोरखा राइफल्स की एक बटालियन कर रही है। ऑस्ट्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गहरे होते रक्षा संबंधों को दर्शाता है। इस अभ्यास में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों का अनुकरण भी शामिल है, जिसे इस समय दुनिया में चल रहे हालात को समझने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास में दोनों देशों के सैनिकों को अपनी अपनी सांस्कृतिक विरासतों को साझा करने का भी अवसर मिला है, जिससे मित्रता और आपसी सम्मान के बंधन को मजबूत करने में मदद मिलती है। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के पार आकर बात करेंगे कि समाचार पत्रों में क्या अखबारें, क्या सुर्खियां छपी हैं आपके लिए खास। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MBH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MBH मसालों वाली। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं समाचार पत्रों में प्रकाशित मुख्य और दिलचस्प खबरों की आंचल। पहली खबर दैनिक जागरण से, जहां पर जो
H1B वीज़ा का स्टेटस है उसको लेकर बहुत क्लियर कट क्लैरिटी अब सामने आई है। साफ तौर पर इसे बदलवाने के लिए अब 1 लाख जो रुपए यानी कि $1 लाख की बात की जा रही थी वो अब नहीं देने होंगे, क्योंकि इसमें साफ तौर पर स्पष्ट किया गया है कि अगर आप अपने स्टेटस में बदलाव करवाना चाहते हैं या फिर आप इसके प्रवास को बढ़ाना चाहते हैं यानी कि वीज़ा से मुतल्लिक, तो इसको लेकर आपको ये रकम देनी नहीं होगी, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 19 सितंबर को H1B जो वीज़ा था उस पर शुल्क बढ़ाकर $1 लाख करने का जो कार्यकारी आदेश है उस पर हस्ताक्षर किए। अब अमेरिकी एजेंसी ने इस पर अपनी स्थिति को स्पष्ट किया। ये भारतीयों के लिए राहत की खबर है, साथ ही साथ जो टेक कंपनीज हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। साथ ही साथ इसमें अगर देखा जाए तो जो मौजूदा यानी कि अगर आप प्रवास बढ़ाना चाहते हैं उससे पहले आपने वीज़ा के लिए पहले अप्लाई किया हुआ है उस पर ये फीस लागू नहीं होगी। इसीलिए इसे हम एक पॉजिटिव खबर मान रहे हैं जब हम भारत और अमेरिका के रिश्तों की बात करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो वहाँ जाना चाहते हैं, जो वहाँ काम कर रहे हैं। और आइए आगे बढ़ते हुए अब जो समाचार पत्र की हम बात कर रहे हैं खबर की, वो है बड़े फैसले से जुड़ी हुई। एसएससी जो एग्ज़ाम होता है उसमें बड़े बदलाव यहाँ किए गए हैं। अब आपको जाने के लिए एग्ज़ाम देने के लिए हज़ारों किलोमीटर दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। एसएससी देगा एग्ज़ाम सिटी चुनने का मौका और 3 शहरों में से चुन सकेंगे आप अपना पसंदीदा शहर और सेंटर, और उसके अनुसार आपके डेट और शिफ्ट तय होगी। एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग, और कई शिकायतें यहाँ हो रही थी कि दूर सेंटर पड़ता है और कैंडिडेट को एग्जामिनेशन सिटी चुनने का मौका नहीं मिलता है। तो अब एसएससी ने कई बड़े बदलाव किए हैं। 12 नवंबर से शुरू होगा ये एग्जाम, 22 अक्टूबर से एग्जाम के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और 28 अक्टूबर तक कैंडिडेट्स को सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन का विकल्प मिलेगा। लेकिन अगर आपने एक बार स्लॉट को सिलेक्ट कर लिया है फिर आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। और तीसरी बड़ी खबर हम ले रहे हैं हरी भूमि से, जो कि अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई है, जहां पर जापान की जो संसद है उसने साने ताकाइची को जो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर चुना, और उन्हें जो कि शिंजो आबे हैं जिन्हें अपनी एबेनॉमिक्स के लिए यानी कि आर्थिक बदलाव के नए अध्याय लिखने के लिए जाना जाता था, उनकी करीबी उन्हें बताया जा रहा है। अब क्योंकि जब उन्हें चुना गया है तो उनके सामने कई चुनौतियां हैं, जिसमें आर्थिक जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करना है। तकाइची की लिबरल डेमोक्रेटिक जो पार्टी है उसने नया जो सहयोगी दल है उसके साथ करार किया। तो ऐसे में किस तरह से दोनों जो बड़े दल हैं इसमें किसे ज़्यादा मंत्री पद दिए जाएंगे, इसको लेकर भी पेशोपेश सामने है। और साथ ही साथ तकाइची ने इशिबा का स्थान लिया है, जिनकी अगर हम देखें तो जुलाई में उनकी हार हुई थी। अब ऐसे में जापान की आर्थिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना, कैसे वहां पर जॉब्स डेटा को बढ़ाना है, रियल एस्टेट को मजबूत करना है, ये तमाम बड़े सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने होंगे इन्हें। और आइए आगे बढ़ते हुए एक बात कर लेते हैं अच्छी पहल की भी। अच्छी पहल यहाँ लखनऊ से नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ नारी सशक्तिकरण की एक बेहतरीन तस्वीर नजर आ रही है। सुपरिटेंडेंट से सुरक्षा तक लखनऊ सिटी बन चुका है नॉर्थ इंडिया का पहला ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन। जी हाँ, यहाँ सुपरिटेंडेंट से लेकर अब सुरक्षा तक आपको महिलाओं की भागीदारी नजर आएगी। तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि किस तरीके से महिला सशक्तिकरण की तस्वीर यहाँ दिख रही है। और आपको बता दें कि इस स्टेशन की सुपरिटेंडेंट से लेकर सुरक्षा तक की सारी कमान 34 महिलाएं संभाल रही हैं। लखनऊ के 10 रेलवे स्टेशनों में से इकलौता रेलवे स्टेशन है जो ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन बना है और महिलाओं की क्षमता और नेतृत्व को सामने ला रही है ये अनूठी पहल। तो नारी शक्ति की ये बड़ी इम्पोर्टेंट हमने आपको खबर दी। तीसरी खबर यहाँ पर यह कि कैसे एक चिप जो है वो ढलती हुई उम्र में आपकी रोशनी को वापस लौटा सकते हैं। यानी कि अगर हम चिप की बात करते हैं तो कैसे आपकी चिप के जरिए आप अपनी रोशनी को प्रज्वलित कर सकते हैं। अब प्रेमा उपकरण जो है वो एक नई उम्मीद की किरण बना है, जिसमें 38 जो मरीज हैं उन पर ट्रायल किया गया और इसमें हमने ये देखा कि 2 घंटे से भी कम सर्जरी का वक्त लगता है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों ने मानव बाल से यानी कि जो हमारे बाल का एक पूरा सर्कमफ्रेंस होता है उससे भी पतली ये माइक्रोचिप बनाई है, जिसके कमजोर नजर वाले जो लोग हैं वो तमाम शब्दों को पढ़ पाएंगे। तो ये हेल्थ के लिहाज से एक बड़ी खबर और अखबारों के इस जगत में तमाम सुर्खियां फिलहाल इतनी। लेकिन आइए अब बात करते हैं अखबार जगत के बाद सीधे कारोबार जगत की और देखते हैं कि इस बार बिजनेस ब्रीफ में क्या कुछ खास है। अंदाज रहेगा फटाफट। इस साल दिवाली पर देश भर में लोगों ने जमकर खरीदारी की है। इसकी वजह से कुल कारोबार 6 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। ये पिछले साल की तुलना में 25% ज्यादा है।
अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ यानी कैट रिसर्च विंग, कैट रिसर्च एंड ट्रेड डेवलपमेंट सोसाइटी के मुताबिक नवरात्रि से दीपावली तक चलने वाले फेस्टिव सीजन में देश भर में रिकॉर्ड करीबन 5 लाख करोड़ रुपए की बिक्री हुई, जबकि सर्विस सेक्टर में 65,000 करोड़ के खपत को दर्ज किया गया। रिटेल सेक्टर की हिस्सेदारी 85% रही और जीएसटी दरों में कमी से खरीदारी में बढ़ोतरी हुई है। ऑफलाइन मार्केट की बात की जाए तो यहाँ भी मांग अच्छी रही है। कन्फेक्शनरी, होम डेकोर, जूते चप्पल, रेडीमेड कपड़े, टिकाऊ उपभोक्ता सामान और दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे कि प्रमुख उपभोक्ता और खुदरा श्रेणियों में जीएसटी दरों में कमी से मूल्य प्रतिस्पर्धा में काफी सुधार हुआ है, जिससे खरीदारी में इजाफा हुआ है। लगभग 72% व्यापारियों ने बताया कि उनकी बिक्री में वृद्धि सीधे तौर पर जीएसटी में कमी के कारण हुई है। दीपावली व्यापार से लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी जैसे जो तमाम क्षेत्र हैं, इसमें 50 लाख अस्थायी नौकरियां बनी। ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों ने कुल बिक्री में 28% योगदान दिया। कैट ने कहा कि 2025 की दीपावली आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नया मानदंड कायम करेगी। और कारोबार जगत के बाद आइए देखते हैं नई नई तकनीक से जुड़ी खबर पर अब नजर डाल लेते हैं हमारे खास सेगमेंट टेक टॉक में। तो एक नए अध्ययन में सामने ये आया कि नियमित व्यायाम, विशेष रूप से दौड़ना, जंक फूड से उत्पन्न अवसाद जैसे मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से लड़ने में मददगार साबित हो सकता है। आयरलैंड की यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉर्क के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए इस अध्ययन में यह पाया गया है कि हाई फैट और हाई शुगर वाले वेस्टर्न डाइट के नकारात्मक प्रभावों को कार्डियो एक्सरसाइज कम कर सकती है। यानी जंक फूड खाने वाले भी अब फिट रह सकते हैं, बस साथ में नियमित व्यायाम भी जोड़ना जरूरी है। अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने जो तमाम वयस्क हैं, नर चूहों को 7 सप्ताह तक जो ज्यादा कैलोरी या ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाला कैफेटेरिया का जो आहार होता है उस पर रखा और कुछ को रनिंग व्हीकल्स तक पहुंचाया। जिन चूहों ने स्वेच्छा से दौड़ लगाई उनमें अवसाद यानी डिप्रेशन के जो लक्षण इसमें कमी देखी गई। शोध के अनुसार व्यायाम से आंतों के जो मेटाबोलाइट्स हैं और हार्मोन्स हैं उसमें सकारात्मक बदलाव हुए, जिनका संबंध मूड रेगुलेशन से है। कॉलेज कॉर्क के शोधकर्ताओं के अध्ययन के मुताबिक नियमित व्यायाम, विशेषकर दौड़ना, जंक फूड के कारण उत्पन्न अवसाद के लक्षणों को कम कर सकता है। अध्ययन की 3 प्रमुख मेटाबोलाइट्स एंसेरिन, एंडोल 3 कार्बोक्लिसेट और डीऑक्सीइनोसिन की पहचान की गई है और इससे स्थानिक स्मृति में हल्का सुधार देखा गया है। चिंता में कमी जैसे सूक्ष्म सकारात्मक प्रभाव भी पाए गए हैं। यानी व्यायाम, आहार की गुणवत्ता की परवाह किए बिना मूड को बेहतर कैसे किया जा सकता है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि संपूर्ण मानसिक और न्यूरोप्लास्टिक लाभ के लिए पोषण पर ध्यान देना जरूरी है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह अध्ययन इस दिशा में महत्वपूर्ण है कि आज के अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड युग में, यानी कि जो पैकेट वाला खाना होता है, उसमें मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए जो आपका लाइफस्टाइल है उसमें कई चेंजेस कैसे मददगार साबित हो सकते हैं। हालांकि एक्सरसाइज करना जरूरी है और पूरी मानसिक और न्यूरोलॉजिकल सेहत के लिए एक बैलेंस डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब जंक फूड खाने वाले भी रह सकते हैं फिट, लेकिन व्यायाम बिल्कुल मत भूलिएगा आप। तो टेक टॉक की इस दुनिया में से अब एक शिफ्ट लेते हैं और जानते हैं कि वर्ल्ड रैप में इस वक्त क्या कुछ खास चल रहा है। जानते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरें, अंदाज फटाफट। व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओवल ऑफिस में दिवाली मनाई। व्हाइट हाउस में कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने पारंपरिक पीतल के दिए जलाकर प्रकाश पर्व की शुरुआत की। रूस ने यूक्रेन में तत्काल संघर्ष विराम के प्रस्ताव पर अमल करने से किया इनकार, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच बुडापेस्ट में होने वाली बहुप्रतीक्षित बैठक स्थगित। रूस ने उत्तरी यूक्रेन में ड्रोन और मिसाइल से भीषण बमबारी की है, जिसकी वजह से यूक्रेन का अधिकांश उत्तरी हिस्सा अंधेरे में डूब चुका है। इस हमले से चेरनिहिव क्षेत्र में 4 लोगों की मौत हो गई और 7 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जबकि लाखों लोग बिजली और पानी की आपूर्ति से वंचित हो गए हैं। और इतने खबरें की जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में।
दक्षिण अफ्रीका ने महिला विश्व कप के 22वें मुकाबले में पाकिस्तान को 150 रनों से करारी शिकस्त देकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। बारिश से प्रभावित मुकाबला 40 ओवर प्रति पारी का किया गया था, जिससे दक्षिण अफ्रीका ने 9 विकेट पर 312 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। इसके बाद लगातार बारिश बाधा बनी। डीएलएस नियम के तहत पाकिस्तान को 20 ओवर में 234 रनों का लक्ष्य मिला। इसके जवाब में टीम मात्र 83 रन पर 7 विकेट खो बैठी। 10वें ओवर तक पाकिस्तान का स्कोर 35 पर 4 हुआ, जब बारिश ने फिर खेल रोक दिया। आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मैच बेहद रोमांचक और यादगार रहा। सुपर ओवर में किए गए इस मैच को वेस्टइंडीज ने 1 रन से जीता। वेस्टइंडीज ने इस मैच में इतिहास रचा। सभी 50 ओवर स्पिनरों द्वारा फेंके गए। वनडे क्रिकेट में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के बीच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में एकमात्र टेस्ट मैच खेला जा रहा है। दूसरे दिन खेल की समाप्ति तक अफगानिस्तान ने अपनी दूसरी पारी में 1 विकेट के नुकसान पर 34 रन बनाए। इब्राहिम जादरान ने 25 और होरबाज ने 7 रन बनाए और वो अभी नाबाद है। और आइए अब बात करेंगे खेती किसानी की कृषि जगत में। कभी अपनी उपज का सही मूल्य न मिलने से परेशान रहने वाले किसान अब एकजुट होकर बाजार में अपनी शर्तों पर सौदा कर रहे हैं। ये संभव हुआ है केंद्र सरकार की FPO योजना यानी 10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत। आत्मनिर्भर कृषि की ओर एक कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी 2020 को इस योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना को वर्ष 2027-28 तक 6,865 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। इसी साल फरवरी में इस लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। FPO केवल संगठन नहीं है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और छोटे किसानों को महत्वपूर्ण बाजार लाभ, मोल भाव की शक्ति और बाजार पहुंच में सुधार के लिए सीधी पहुंच प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है। देश में लगभग 30 लाख किसान FPO से जुड़े हैं, जिनमें से लगभग 40% महिलाएं हैं। ये FPO अब कृषि क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए का कारोबार कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किए जाने से किसान उत्पादक संगठनों की अहमियत और बढ़ जाती है। वैसे तो हमारे देश में, हमारे प्रदेश में सब जगह पर सहकारिता विभाग पैक्स के माध्यम से किसानों को जोड़े हुए हैं, लेकिन FPOs में भी अब ये प्रावधान है कि FPO के माध्यम से भी किसान अपनी एक संगठन बना सकते हैं और व्यापारिक दृष्टि से कृषि को देख सकते हैं। तो इस दिशा में जो है सहकारिता मंत्रालय काफी अच्छा काम कर रहा है। किसान उत्पादक संगठनों से कोई भी किसान आसानी से जुड़ सकता है और इससे लाभान्वित हो सकता है। ऐसे किसान भी हैं जिनके पास अपनी खुद की खेती की भूमि नहीं है, लैंडलेस फार्मर होते हैं, वो दूसरों की खेती की ज़मीन का इस्तेमाल करके खेती करते हैं, वो भी FPO का पार्ट बन सकते हैं। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो किसानों को FPO के माध्यम से दी जा रही हैं जब वो संगठित होते हैं। किसान उत्पादक संगठनों से जुड़े किसानों को वित्तीय सहायता और ट्रेनिंग देने के साथ साथ बाजार से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसान उत्पादक संगठन और सहकारिता दोनों मिलकर ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था में नई जान फूंक रहे हैं। जहां पहले किसान अकेला था, वहीं अब वो एक संगठन का हिस्सा है, आत्मनिर्भर और सशक्त। सरकार का मानना है कि समूह और सहकारिता की भावना से जुड़कर किसान न सिर्फ मुनाफा बढ़ा सकते हैं, बल्कि खेती को एक अस्थायी उद्यम बना सकते हैं। शमीम अख्तर, DD न्यूज। तो नया सवेरे में बात करते हैं मिजाज मौसम से जुड़ी हुई।
और इसी के साथ नया सवेरा में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं लखनऊ के राधा कृष्ण मंदिर का दीप उत्सव, जहां 1.25 लाख से ज्यादा दीप जो हैं वो प्रज्वलित किए गए। आप इन तस्वीरों का आनंद दीजिए और उम्मीद करते हैं कि इस तरह की रोशनी भी आपके जीवन में और अंधकार को मिटा दे। मुस्कुराते रहिए, सशक्त रहिए, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।